अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि प्राइवेटाइजेशन क्या है, इसका क्या रोल है और पीएसएक्स के स्टॉक्स पर इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं एक आसान लफ्ज़ों में कि प्राइवेटाइजेशन का रोल क्या है और इम्पैक्ट क्या है पीएसएक्स में, फिर हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हुकूमत जो है वो अपनी कंपनीज का जो कंट्रोल है, ये जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। पाकिस्तान में ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट दोनों पर सीधा असर पड़ता है। जब भी एक बड़ी कंपनी को प्राइवेटाइज करने की खबर आती है तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसके हवाले से कह लें कि एक्साइटेड भी होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पीएसएक्स में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता नजर आ रहा होता है और प्राइसेस भी जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इस गाइड में हम ये देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन स्टॉक मार्केट को किस तरीके से मूव करवाता है, कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेती हैं और किस स्टेज पर जो है वो इन्वेस्टर्स को एंट्री लेनी चाहिए। तो सबसे पहले एक आसान लफ्ज़ों में अगेन एक डेफिनेशन बेस में देखा जाए कि प्राइवेटाइजेशन क्या है, तो ये हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली उससे पहले वो चीज़ जो थी वो गवर्नमेंट के पास थी। तो गवर्नमेंट जो है वो या तो हुकूमत जो है वो उसको या तो अपने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स को बेच रही होगी या अपना पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देती है। तो इसका मकसद क्या है, ये ऐसा किया क्यों जाता है, तो इसके कुछ ऑब्वियस रीजंस होते हैं। बाज़-औक़ात की एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है, लॉसेस को कम करना या कंपनी को जो है वो प्रोफेशनल तरीके से चलाना। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज जो हैं वो इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं। प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो ऑब्वियसली जो सियासती फैसले होते हैं उनकी बजाय तिजारती और मुनाफा बख्श स्ट्रेटजी पे काम कर रहा होता है, इसलिए आमतौर पर कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में बेहतर होती है। अब इस वजह से उनको प्राइवेटाइज भी किया जाता है। अब प्राइवेटाइजेशन जिन स्टॉक्स की जाती है इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है, तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है, हायर एफिशिएंसी जो है एक्सपेक्ट की जा रही होती है। प्राइवेट ओनर्स जो हैं वो लॉसेस को रिड्यूस करते हैं क्योंकि वो मॉडर्नाइज ऑपरेशंस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं और उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो डिफरेंट होता है गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखी जा रही होती है कि जब भी कोई स्टॉक जो होता है वो प्राइवेटाइज हो जाए। इसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट्स की जो जनरेशन है प्राइवेट ओनर्स के हिस्से में वो ज़्यादा समझी जाती है, क्योंकि इस केस में ये देखा जाता है कि अब किसी किस्म के पॉलिटिकल डिसीजंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो जो कोई भी कंपनी प्राइवेटाइज हो जाएगी तो पीएसएक्स में उसके स्टॉक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका जो बिजनेस है, उसकी जो सेल्स हैं वो बढ़ सकती हैं। और इसमें मिक्स राय मौजूद है। बाज़ लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा सिक्योर होती हैं, काफ़ी सारे लोगों को लगता है जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये एक वेरिड ओपिनियन है और इसके हिसाब से लोग अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। अगर हम ये देखें कि मेजर मैनेजमेंटल जो इम्प्रूव है वो आ जाती है, इम्प्रूवमेंट जो गवर्नमेंट की कह लें कि एक कॉरपोरेट इन्वायरमेंट होता है उसमें एक बूस्ट परफॉर्मेंस आ जाती है जब चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाती हैं। जो फ्यूचर डिविडेंड्स हैं वो मोर और ज़्यादा जो है ना पॉसिबल दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि कंपनी जो है उसने अपनी कह लें कि एक किस्म की एफिशिएंसी को बिल्ड करना होता है, तो ये चीज़ें भी नज़र आती हैं। दूसरा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो है, लार्ज जो प्राइवेटाइजेशन कंपनीज होती हैं वो अट्रैक्ट कर लेती हैं इन्वेस्टर्स को, जैसे कि यूएई हो गया, कतर हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं ऐसे सेक्टर के अंदर जो प्राइवेटाइज हुआ हो गवर्नमेंट से, तो उसमें ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिसकी वजह से जो कह लें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रही होती है। और इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी इन फॉरेन इन्वेस्टर्स की बेसिस पे बढ़ता है। अब अगर हम ये देखें कि इसके अंदर जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं,
तो प्राइवेटाइजेशन के बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज होता है कि इसके अंदर र्यूमर का स्टेज जो हो गया, कि यहाँ पर सिर्फ खबरें चल रही होती हैं कि ये प्राइस जो है हल्के से मूव कर रही है या इस तरह का प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी। तो उसके हिसाब से क्या होता है, स्टॉक की जो प्राइस है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है मॉडरेटली। तो ये र्यूमर फेज होता है जिसके अंदर ये चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। दूसरा फेज जो होता है वो फिर आ जाता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का होता है, जहाँ प्राइस जो है वो तेज़ी से जंप कर सकती है। अब ये कंपनी के फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। क्या कंपनी लॉस बहुत ज़्यादा बुक कर चुकी थी इसलिए उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, या कंपनी जो थी वो अब गवर्नमेंट उसके कैपिटल को या उसकी जो रनिंग कॉस्ट है उसको मैनेज नहीं कर पा रही है इसलिए प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट होती है जब, तो उसकी वजह से शार्प स्पाइक जो है वो प्राइस में देखा जाता है। वॉल्यूम और डिलीवरी दोनों इंक्रीज होते नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स की जो फ्यूचर रिफॉर्म्स हैं वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ जाती हैं। अब फिर उसके बाद स्टेज आ जाती है बिडिंग का स्टेज। बिडिंग और ट्रांजैक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ फॉरेन कंपनीज या इन्वेस्टर्स जो हैं जब अगर अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं तो स्टॉक की जो रैली है वो उसका मोड जो है वो बाकायदा एडजस्ट हो जाता है और उसके हिसाब से फिर स्टॉक एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। फिर फोर्थ स्टेज हो जाता है पोस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑपरेशन। यहाँ जो है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर रखना चाहिए या नहीं इसका फैसला होता है। अगर प्रोसेस फेल हो जाए तो स्टॉक की प्राइस नीचे चली जाती है, और अगर स्टॉक जो है वो अपनी जो एक्सपेक्टेशन जो उसने अपना एक बिल्डअप दिया था इस ड्यूरेशन में 3 स्टेजेस में उसको मेंटेन रखे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहे, अपने डिविडेंड्स को इम्प्रूव करे, लॉन्ग टर्म में फिर वो अपवर्ड की तरफ ट्रेंड होता हुआ दिखाई देता है। अब अगर हम इसके, या फिर बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं कि वो प्राइवेटाइज तो हो जाती हैं कंपनीज, मगर उसके बाद वो फिर एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन में ही वर्क करती रहती हैं। तो फिर उसमें आप बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेड तो करते हैं, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेटाइज जो कंपनीज होती हैं तो उनमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पेनी स्टॉक्स में होती हैं, और उनका जो कह लें कि डिफ़ॉल्ट होना कंपैरेटिवली ईजी होता है, कि मतलब वो कभी भी डिफ़ॉल्ट हो सकती हैं, क्योंकि अगर कोई स्टॉक 3 या 4 रुपये पे ट्रेड हो रहा हो तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर किसी ऐसे स्टॉक के जो 300 या 400 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। अब अगर हम ये देखें कि अगर प्राइवेटाइजेशन जो है वो फेल हो या डिले हो जाती है तब क्या होता है, तो प्राइस जो होती है वो उसमें ड्रॉप हो जाती है और वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी शार्प पीक्स आना स्टार्ट हो जाती हैं उसमें, जो आपने बहुत सारे स्टॉक्स में देखी होंगी। अगर हम ये बात करें कि फाइनेंशियल हवाले से, यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हवाले से जो है ये जो आपकी प्राइवेटाइजेशन है इसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो प्राइवेटाइजेशन के बाद जो कंपनीज में एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइवेट ऑनर्स जो है वो मैन पावर और ऑपरेशंस दोनों को मॉडर्नाइज करते हैं। अगर इसमें रेवेन्यू के हवाले से बात करें तो रेवेन्यू इसलिए इंप्रूव होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो मार्केटिंग, बिलिंग और टैरिफ के बेहतर मैनेज कर रहा होता है उसको। इन सेक्टर्स जो प्राइवेटाइज एक कह लें कल्चर दिखाई दिया अब तक। अगर डेट की बात की जाए तो ऑब्वियसली जब एक इन्वेस्टर आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डेट की रिडक्शन है, लोन्स की जो डिडक्शन है वो होना स्टार्ट हो जाती है, तो लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जो डिविडेंड हैं वो और ज़्यादा रेगुलर होते हुए दिखाई देते हैं। तो जब डिविडेंड्स रेगुलर होते हैं तो इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जो है हमारे जो लोग हैं वो एक कंपनी के फंडामेंटल होने को अलग तरीके से देखते हैं, कैपिटल गेन को अलग तरीके से यानी देखते हैं, और डिविडेंड को अलग तरीके से देखते हैं। तो कुछ कंपनीज फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग ना भी हों, इतनी अच्छी सेल्स ना भी कर रही हों एज़ कम्पेयर टू दोज कंपनीज जो आपको रिलेटिवली कैपिटल गेन बहुत अच्छा दे रही हों लेकिन डिविडेंड ना देती हों, तो हमारे लोग उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो डिविडेंड देते हैं, क्योंकि उसमें आपको स्टॉक बेचना नहीं पड़ता और कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो लिक्विडिटी के तौर पे आपके बैंक अकाउंट में आती रहती है, और फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको जो है वो कंपाउंडिंग में लगाना चाहते हैं या उसको पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ओवरऑल जो मार्केट के ऊपर PSX के ऊपर प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट आता है वो किस तरीके का होता है, तो जब गवर्नमेंट लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन को अनाउंस करती है तो मार्केट जो है वो तकरीबन एक बुलिश मोड की तरफ चला जाता है। इन्वेस्टर्स समझते हैं कि रिफॉर्म्स आ रही हैं, IMF का की कंडीशंस जो है वो पूरी हो रही हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, तो इसकी वजह से जो डॉलर इनफ्लो से करेंसी स्टेबल होना स्टार्ट होती है और बजट जो है वो डेफिसिट जो होता है बजट का वो भी कम होता हुआ नजर आता है। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो PSX को एक स्ट्रॉन्ग रैली देते हैं, जिसकी वजह से जो मल्टीपल सेक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हुए भी आपको दिखाई दे रहे होते हैं। अब अगर हम इसमें ये देखें कि
करेंसी की स्ट्रेंथ हो गई, गवर्नमेंट के जो लॉसेज हैं वो लोअर हो जाते हैं, बुलिश मार्केट का सेंटीमेंट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप प्राइवेटाइजेशन को करते हैं तो कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं। हर प्राइवेटाइजेशन जो होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो है या यूनियंस की जो स्ट्राइक्स हैं वो भी आपको इस दौरान में एक कह लें डिलेड या नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पर दिखाई देती हैं। कभी कभी बिडिंग कंपनीज जो हैं वो डील से पीछे हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो फौरी तौर पर क्रैश हो जाती हैं, जैसे पीआईए के केस में देखने को मिला। और इस तरह जो ओवर वैल्यूएशन है, जो ये कोर्ट केसेस फॉलो आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, जो रेगुलेटरी हर्डल्स होती हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं फिर उसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स बाज़ों का जो है वो प्लेज हो जाते हैं। तो इस तरह के प्राइवेटाइजेशन के अंदर काफ़ी रिस्क भी मौजूद होते हैं। अब अगर हम ये देखें कि आप एज एन इन्वेस्टर आपको जब कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है कि कोई कंपनी जो है वो प्राइवेटाइज हो रही है, तब आपको क्या करना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट स्टेज अक्सर अनाउंसमेंट या प्री अनाउंसमेंट होता है, जहां प्राइस अभी ज़्यादा नहीं हाई हुई होती है, लेकिन उन्हें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए उनके फंडामेंटल्स को देखने के बाद। जब आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं तो आपको उसके कैश फ्लोज, उसके एसेट्स, उस सेक्टर की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होता है। तो जब आप स्टॉक का अपर लॉक में चला जाता है तो आप एंट्री को अवॉइड कर सकते हैं जब वो अपर लॉक में जा चुका है। फिर उसके बाद जब पॉलिसी की अनाउंसमेंट आ जाती है, आईएमएफ की अपडेट आ जाती हैं, कैबिनेट मीटिंग्स हो जाती हैं, ये सारा जो प्रोसेसेस हैं डिफरेंट, जब ये होते दिखाई दे रहे होते हैं और डिसीजंस इंप्रूव, और अगर आपको ये पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं और फिर पीक पे बेच सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज फिर अगर आपको लगता है कि किसी किस्म की नेगेटिव न्यूज़ भी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई हैं, तब आपने क्योंकि उसको प्री अनाउंसमेंट पे या कह लें कि र्यूमर बेसिस के ऊपर ही खरीदा हुआ था, तो अब आप अपर लॉक से ऊपर ही होते हैं, तो आप उसको एट दैट टाइम सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब अगर ये देखा जाए कि ये तमाम चीज़ें इस तरीके से क्या होता है कि जो आप पॉलिसीज़ को, इसमें सबसे अहमियत यही रखेगी बात कि आपको जब भी आप किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे जो कंपनी प्राइवेटाइज हो रही है, तो आपको पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट है उसको लाजमी ट्रैक करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है आपको ये नहीं करना कि आपकी, अगर आप एक न्यू बिगिनर इन्वेस्टर हैं कि आपने कोई कंपनी देखी जो अभी प्राइवेटाइज हुई है या कुछ अर्सा पहले हुई है, तो आपने अपनी सारी की सारी मनी उसमें नहीं डाल देनी है। तो आपने हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है, जिसके बारे से हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। अब अगर ये देखा जाए कि किन सेक्टर्स, पर्टिकुलरली किन सेक्टर्स में अगर प्राइवेटाइजेशन होती है या प्राइवेटाइजेशन का जो टारगेट पाकिस्तान में कंटिन्यूसली रहते हैं वो कौन से सेक्टर्स हैं, तो इनमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर कंपनीज हो गई, पावर सेक्टर हो गया, एयरलाइन हो गई, स्टील हो गया, रेल लॉजिस्टिक, बैंक हो गए, एनर्जी यूटिलिटीज़ हो गई। ये तमाम सेक्टर्स जो हैं ये मोस्टली टारगेटाइज रहते हैं कि इनको प्राइवेटाइज किया जा सके ताकि अखराजात कम हो और इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके। ये सेक्टर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जो हैं अगर प्राइवेटाइज हो भी जाएंगे तो वो स्टेबल चल सकते हैं। और इनमें बहुत सारे जो हैं वो फिर विद इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी चलते हैं। और अगर मैं आज की वीडियो के हवाले से आपको एक फाइनल समरी कहूँ तो वो ये होगी कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग पुश देती है। इससे कंपनीज एफिशिएंट हो जाती हैं, लॉसेस कम हो जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है और पीएसएक्स का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन प्रोसेस अगर डिले हो जाए या पॉलिटिकल मसाइल आ जाएं तो प्राइस शॉर्ट टर्म में नीचे भी जा सकती है। आपने कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनके फंडामेंटल एनालिसिस लाजमी देखने हैं कि कंपनी को किस वजह से, किस बुनियाद के ऊपर प्राइवेटाइज किया जा रहा है। स्मॉल इन्वेस्टर उस वक्त इन्वेस्ट करें जब न्यूज़ अर्ली स्टेज पर हो और कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल परफॉर्मेंस दिखा रही हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।